हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम बात करने लगे हैं लिसनिंग की। तो लिसनिंग के लिए जैसे मैंने आपको पहले रीडिंग के बारे में बताया था कि लिसनिंग एक सेल्फ मॉड्यूल है। तो इसमें आपका जो पूरा ध्यान है वो पूरा फोकस्ड होना चाहिए और इसमें आप तभी स्कोर कर पाएंगे अगर आपको फॉरेन एक्सेंट जो है उसको कैच करना आता है। तो उसके लिए बहुत सी ऑप्शन है आपके पास। आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, लिरिक्स के साथ इंग्लिश मूवी देखिए बिना सबटाइटल के, और डेली बीबीसी न्यूज सुनिए, चाहे 5 मिनट सुनिए चाहे 10 मिनट सुनिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लिसनिंग में स्कोर करना। इसके अलावा एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वहां पर ड्राफ्ट शीट मांग सकते हैं। एक रफ शीट आपको मिल जाएगी जिस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, तो वो ले लीजिए। उसमें क्या है कि जो लिसनिंग है उसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। तो इन 4 सेक्शंस में फर्स्ट जो है वो है सोशल मैटर्स, सामाजिक मसले होते हैं। नेक्स्ट में सोशल नीड्स आ जाता है जिसमें किसी चीज की जरूरत बताई गई हो सामाजिक तौर पर। थर्ड नंबर पर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के बारे में बातचीत होती है, और लास्ट सेशन में एजुकेशनल कन्वर्सेशन होती है। तो जो रफ शीट है उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल बात करने वाले 3 जने हैं, 3 जनों में बात हो रही है, स्टीव, मार्क और जेनिफर। तो इनको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। मार्क तो वैसे ही MAR के आ जाएगा इसलिए, जेनिफर के लिए, और STV स्टीव के लिए। तो वो टॉक करते हैं, तो वो पूरी टॉक सुनिए और पूरी टॉक में वो बताएंगे आपको कि कौन फॉर एग्जांपल क्या काम करता है। जैसे स्टीव जो है फॉर एग्जांपल वो बिजनेसमैन है, तो आप BUS लिख लीजिए अपनी रफ शीट पर। उसके बाद मार्क है, वो आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके लिए ARC लिख लीजिए। उसके बाद जेनिफर है जो प्राइमरी टीचर है, तो उसके लिए PRM TEC H लिख सकते हैं आप। तो लेटर ऑन आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन किस बिजनेस में है, आपको पता चल जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद क्या है, जो मेन आइडियाज हैं, आंसर जो है वो रिपीट होते हैं बार बार लिसनिंग में। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको आंसर एक ही बार बोला जाए। उसमें जो आंसर होता है उसको रिपीट किया जाता है, 1 या 2 बार, 3 बार भी किया जाता है। तो जो चीज की रिपीट किया जा रहा हो उसको आप ध्यान से नोट कीजिए कि ये रिपीट हो रही है, उसको आप शीट पे नोट कर लीजिए। सेकंड है कि जो आंसर्स होते हैं वो हाई पिच साउंड होते हैं, ऊंचा बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि I am talking about MBD Mall, और yes there is a rose garden। तो उस चीज पर स्ट्रेस होगा और उसे जोर से बोला जाएगा जो आंसर।
वहां पर पिच चेंज हो जाएगी साउंड की। उस चीज का ख्याल रखिए, जहां पिच हाई होती है उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ख्याल रखिए जब वॉइस चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क फ्रॉम लास्ट 6 years, and after that I go to Sydney, मतलब ऐसे पिच चेंज हो गई, पहले स्लो थी और उसके बाद वॉइस है जो वो चेंज हो गई, लाउड हो गई। तो जहां पर वॉइस लाउड हो जाए उसको नोट कर लीजिए कि वो डेफिनेटली क्वेश्चन में होगा ही होगा। तो सडन जो रेज है वॉइस वो नोट करने के लिए जरूरी है। और या आवाज में कोई सरप्राइज हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो थिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सरप्राइज हो, सरप्राइज कैसे हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि देयर इज ए बिग जू इन सिडनी, और उसके आंसर में आर यू श्योर देयर इज ए बिग जू इन सिडनी, मतलब सरप्राइजिंगली मैंने पूछा, इसका मतलब जू एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नेगेटिव आंसर आएगा। रिपीट कर देता हूं कि एक नॉर्मल पिच में कहेगा कि देयर इज बिग जू इन सिडनी, तो उसके आंसर में होगा इज देयर ए बिग जू इन सिडनी। तो जिस चीज के बारे में सरप्राइजिंगली क्वेश्चन पुट किया जाए वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो नेगेटिव होगी। उसके बाद है एडजेक्टिव्स को बहुत ध्यान से सुनना है। एडजेक्टिव में आएंगे कलर, अगर कलर्स की बात होती है, साइज की बात होती है, जैसे शू का साइज है, शर्ट का साइज है, जीन का साइज है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइज है वो, डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो, नंबर है, मोबाइल नंबर, जैसे वो जीरो नहीं बोलते, जीरो की जगह ओ बोलते हैं, 09867, तो ओ का मतलब जीरो होता है। तो एड्रेस 10 मार्टिन स्ट्रीट, सर्कल रोड, ऑटवा, वैसे एड्रेस है तो उसको क्विकली नोट कर लीजिए। एड्रेस आपसे पूछा जा जाएगा डेफिनेटली। अगर उसके बाद फॉर एग्जांपल एक स्पीकर बोल रहा है आई शुड लाइक टू ड्राइव टू मैनचेस्टर, आई विल फॉलो द H9 हाईवे। I should like to drive to Manchester, I will follow the H9 हाईवे। अब नेचुरली है जो आदमी ड्राइव करेगा और दूसरे सिटी को जाएगा वो तो वो हाईवे से ही जाएगा, तो H9 बोलने का क्या मतलब है। अगर ऐसे ही किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बारे में बात हो, किसी एडवोकेट के ऑफिस के बारे में बात हो जिसका नाम लिया गया, या रेस्टोरेंट के बारे में बात हो कि आई शुड लाइक टू ईट एट क्लाउजी रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट तो वैसे भी बोला जा सकता है, तो क्लाउजी रेस्टोरेंट का मीनिंग क्या हो, इट मीन वो रेस्टोरेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसका नाम पूछा जाएगा। ऐसे ही अगर हाईवे है, आई विल फॉलो द H9 हाईवे, तो इट मीन्स आप H9 को नोट कर लें,
वो पूछेगा हाईवे का नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि H9 हाईवे है। उसके बाद हिडन मीनिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मरीना है जो वो बोल रही है कि आई हैव टू विजिट द डॉक्टर जेम्स बिकॉज माई मदर इज सिक। आई हैव टू विजिट द डॉक्टर जेम्स बिकॉज माई मदर इज सिक एट 12:30 PM। और साथ ही कह रही है बट आई मस्ट पिक द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट 1:45, मतलब 12:45। तो 12:30 पर अपॉइंटमेंट है, 12:45 पर उसने बच्चे मस्ट उसने यूज किया है कि मस्ट पिक करने हैं, तो इसका मतलब वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकेगी, ये हिडन मीनिंग। तो आप कह सकते हैं कि मरीना विल नॉट विजिट द डॉक्टर, तो डॉक्टर को विजिट नहीं करेगी जेम्स, डॉक्टर को अपने मदर के साथ, क्योंकि उसने मस्ट कहा है। स्टार्टिंग में आई हैव टू visit Dr. James because my mother is sick. The appointment is at 12:30 PM, but I must pick the children from school at 12:45 or 1:45. It means ये hidden meaning है। Hidden meaning भी आपको आने चाहिए, इसे कहते हैं in between the lines। In between the lines कहने का मतलब होता है जो आदमी कहता है पर एग्जैक्टली वो नहीं कहता। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू बोरो सम मनी फ्रॉम मी एंड यू आस्क मी फॉर 5,000 rupees एंड आई आंसर दैट टुमारो आई विल हैव टू पे द स्कूल फी ऑफ माई चिल्ड्रन एंड लेटर ऑन आई हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ माई कार। इट मीन्स इन बिटवीन द लाइन्स में क्या कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। It is not possible for me to lend you money। मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। This is not possible for me। तो इसे कहते हैं in between the lines। तो उसके बाद अगर आपको मैप दिया गया हो तो मैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसकी एंट्रेंस कैच करना। अगर तो आपको साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सारा कुछ दिया गया है तो वो कह देगा कि व्हेन यू एंटर फ्रॉम द नॉर्थ साइड, यानी मैप की जो स्टार्टिंग है वो आपने कैच करनी है हर हालत में, कि मैं जो मैप है उसकी स्टार्टिंग वो अगर आपने कैच मिस कर दी तो सारे का सारा मैप आपके हाथ से निकल गया। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको दिए गए हैं डायरेक्शन वगैरह। व्हेन वी एंटर फ्रॉम द साउथ, तो आप साउथ के हिसाब से अपने मैप को घुमा लीजिए कि हम साउथ से एंटर करते हैं। तो जैसे ये आपके सामने पूरा मैप है बना हुआ, तो साउथ वो इस साइड में शो कर रहा है मैप के ऊपर। तो वो कह रहा है व्हेन वी एंटर फ्रॉम द साउथ, तो आप उसको शीट को यूं घुमा लीजिए, साउथ की तरफ से आपने एंटर कर लिया। तो उसके बाद वो आपको कहेगा फर्स्ट राइट इज द रॉबिन्सन हाउस एंड द सेकंड लेफ्ट इज द हेवर्ड्स म्यूजियम। तो ऐसे आप उसको आसानी से लेफ्ट राइट आपका जो है आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। अगर साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं दी गई डायरेक्शन आपको नहीं देगी तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको आई कैचिंग होगी, जो चीज आई कैचिंग होगी। जैसे एक साइकिल स्टैंड बना दिया, उसके नीचे साइकिल्स खड़ी कर दी, तो उसमें कहेगा कि व्हेन वी एंटर फ्रॉम द साइकिल स्टैंड, और लकड़ी का गट्ठा रख दिया बड़ा सारा, वहां पर वो कह देगा व्हेन वी एंटर फ्रॉम द लॉग साइड। और या कोई शेड बना देगा व्हेन वी एंटर बिसाइड द शेड। तो जिस चीज को ब्रिज होगा कोई बना हुआ, को साथ में बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग एक्सप्लेन करनी होगी, ब्रिज होगा, वो अनयूजुअल आपको लगेगा कि ये ब्रिज का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो इट मीन्स वो ब्रिज की साइड से एंटर करेगा।
तो इसलिए ये पॉइंट आप अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अगर मैप की एंट्रेंस आपने पकड़ ली, अगर तो आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं तो सबसे इजी है। अगर नहीं दी हुई तो मैप सामने आते ही अनयूजुअल चीज को चेक कीजिए, कौन सी ऐसी चीज है जो स्ट्राइकिंग है, वहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई अलग सी चीज रखी होगी वहां पर, उस साइड से वो एंटर करेगा। तो एंट्रेंस आपने अगर कैच कर ली तो आप सारा मैप सॉल्व कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप सुन रहे हो उस वक्त कभी भी ऑप्शंस को मत देखिए। अगर आपको एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दी हुई हैं तो आप सिर्फ सुनिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अकेला कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद ऑप्शंस को बिल्कुल मत पढ़िए, आप सिर्फ सुनिए। सुनने के बाद आपको जो है वो आप रफ शीट पे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैच कर लीजिए ऑप्शन के साथ कौन सी ऑप्शन बैठती है, आपके चांसेस ठीक होने के 90% बढ़ जाएंगे। वैसे अगर 10% है तो 90% चांसेस बढ़ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको पूरे के पूरे बैंड मिल सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरा आपसे वादा है कि आप डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फॉलो करते रहिएगा। मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स पर वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर लेने के काबिल बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।